वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 87 नन्ही चिड़िया। अब तक वो दोनों ऑफिस के एंट्रेंस पर आ चुके थे, जहां एक मैसिव बुगैटी वेरॉन खड़ी थी। अब आगे बेला ने कार के अंदर बैठने से पहले पलटकर चार्ली की तरफ देखा, जो जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहा था। बेला ने जवाब देने के बजाय पूछा, तुम उन बच्चों को मेरा कंपटीटर कह रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चे आपके नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं उनको आपका कंपटीटर कैसे कह सकता हूँ? मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैंने जो कहा है, पहले उस बारे में पता करने की कोशिश करो। फालतू की क्यूरियोसिटी लोगों को ले डूबती है। बेला की बात सुनकर चार्ली चिढ़ गया। उसे लगा था इतने हार्ड वर्क के बाद बेला उसे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, मगर नहीं, वह गलत था। बेला आज भी उसे 14 साल पहले की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वह बिल्कुल नहीं बदली थी। चार्ली बगैर कोई वक्त गवाए कार की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उसे डर था कहीं बेला उसे छोड़कर चली जाएगी। बेला ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, रास्ते में अगर कोई फ्लावर शॉप दिखे तो मुझे बताना। ठीक है, चार्ली ने जवाब में कहा, जिसे सुनने के बाद बेला ने कार आगे बढ़ा दी। गाड़ियों के मामले में बेला का पॉइंट ऑफ व्यू कार्तिक के बिल्कुल विपरीत था। कार्तिक को कार ड्राइविंग कुछ खास पसंद नहीं थी, मगर कार ड्राइविंग बेला का सबसे पसंदीदा काम था। साफ शब्दों में कहा जाए तो जो इम्पोर्टेंस अधिकतर लड़कियों की जिंदगी में मेकअप टूल्स का होता है, वही इम्पोर्टेंस बेला की जिंदगी में कार्स का था। वह कार से ऑब्सेस्ड थी। वो भी इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड कि उसकी कार कलेक्शन कई अमीर खानदानों की मिली जुली एसेट जितनी थी। दुनिया में ऐसी कोई कार नहीं होती थी जो रिलीज होने के अगले सेकंड बाद बेला के कार कलेक्शन में ना दिखे। रास्ते में अचानक बेला ने कार रोक दी। चार्ली ने अचरज से पूछा, क्या हुआ? आपने अचानक कार क्यों रोक दी? जवाब देने के बजाय बेला ने शांति से रोड की दूसरी तरफ इशारा कर दिया। चार्ली ने उस दिशा में देखा। रोड की दूसरी तरफ स्थित फ्लावर शॉप को देखते ही चार्ली झेप गया। आमतौर पर चार्ली बहुत अलर्ट रहता था, मगर बेला की उपस्थिति उसे केयरफ्री बना देती थी। जब बेला उसके आसपास होती थी, तब उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं होती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा था। बेला के बोलने के बावजूद वह फ्लावर शॉप को देखने के बजाय आराम से दुनिया की सबसे कीमती राइड का मजा ले रहा था। बेला ने कहा, अब जाओ, व्हाइट रोज लेकर आओ। जेनी को व्हाइट रोज बहुत पसंद था। बेला की बात सुनकर चार्ली तुरंत कार से बाहर निकला और फ्लावर शॉप की तरफ चला गया। जेनी बेला की छोटी बहन थी, जिसका टीनेज में ही कत्ल कर दिया गया था। आज भी जेनी की मौत का मामला बेला के दिल के कोने में कहीं दफन था। होता भी कैसे नहीं, इतनी पावर होने के बावजूद वह अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट जो नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर बाद बेला और चार्ली ग्रेवयार्ड में एक ग्रेव के सामने खड़े थे। उस ग्रेव पर एक सुंदर टीनेज लड़की की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसके नीचे जेनी रिचर्ड लिखा हुआ था। बेला ने ग्रेव पर व्हाइट रोज रखा, फिर वह खामोशी से जेनी की तस्वीर को देखने लगी। चार्ली भी वहीं बेला के बगल में खड़ा था। रॉकवेव सिटी, ओपेरा पैलेस, बैकयार्ड में खड़ा कार्तिक बिना भाव के अपने सबसे छोटे बेटे को देख रहा था, जो ना क्यों पिछले 10 मिनट से आसमानस की तरफ देखते हुए अजीब टोन में सिटी बजाए जा रहा था। तन्मय भी वहीं खड़ा था और समय को अजीब हरकतें करते हुए देख रहा था। अचानक बादलों में तेज गड़गड़ाहट हुई और समय का पालतू ड्रैगन रिवन आसमान में मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। खूंखार ड्रैगन को देखते ही तन्मय अलर्ट हो गया। उसने सभी गार्ड्स को भी स्टैंड बाय पर रख दिया था। हालांकि कार्तिक के भावहीन चेहरे में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी नीली आंखें समय को खामोशी से देख रही थी। समय के इशारे पर रिवन बैकयार्ड में लैंड हुआ। उसकी पीली धारी वाली खतरनाक आंखें अपने आसपास की चीजों को ऐसे देख रही थी, जैसे मानो कोई पहाड़ चींटी को देख रहा हो। समय बगैर एक पल गवाए जंप करके रिवन के ऊपर बैठ गया। भले ही समय को रिवन को पालतू बनाए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी। समय ने कार्तिक की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है आपको मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मुझे कुछ चीजें स्पष्ट करनी है, इसीलिए मैं साम्राज्य जा रहा हूँ। अगर आपकी बात सही हुई तो मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा, वरना मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। समय की बात सुनकर तन्मय के माथे पर बल पड़ गया।
उसने कार्तिक की तरफ देखा, जो अब भी पहले की तरह ही शांत और मोशनलेस था। समय ने कार्तिक के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने 2 बार रिवन का पीठ थपथपाया, जिसका मतलब था उड़ान भरो। रिवन ने दहाड़ते हुए अपना बड़ा बड़ा पंख फैलाया। फिर उसने आसमान की तरफ मून करके उड़ान भरा, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी पावरफुल फोर्स ने उसके पंखों को अपने पंजों में जकड़ लिया है। रिवन और समय ने एक साथ पावर सोर्स की दिशा में देखा तो उनकी नजर कार्तिक पर गई, जिसने एक हाथ से कैजुअली रिवन का पंख पकड़ रखा था। रिवन और समय हक्के बक्के रह गए। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, खुद तन्मय भी स्पीचलेस था। उन सब की आंखें बाहर आने को हो गई थी। रिवन सबसे पहले अपने होश में वापस आया। एक मामूली इंसान को अपने रास्ते में आता देख रिवन की पीली आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। रिवन ने पूरी ताकत लगातार अपनी बॉडी को हिलाया। वह कार्तिक की पकड़ से अपने पंखों को आजाद करना चाहता था और कार्तिक को झमाड़ कर दूर फेंकना चाहता था, मगर अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी रिवन कार्तिक को हिला तक नहीं पाया। उसकी पकड़ से छूटना और उसे धक्का देना तो बहुत दूर की बात थी। अचानक रिवन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की ताकत इस आदमी के हाथों में आ गई है। उसकी सारी कोशिशें इस आदमी के सामने विफल होती जा रही थी। रिवन ने गुस्से में आकर आग से कार्तिक को जलाने का सोचा, मगर आग निकालने के लिए वह अपना मुंह ही नहीं खोल पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को सील कर दिया हो। कार्तिक ने धीरे से अपना हाथ झटका। अगले ही पल वह विशालकाय ड्रैगन कट्टी पतंग की तरह बैकयार्ड के कोने में जा गिरा और उसके पीठ पर बैठा समय भी मून के बल नीचे गिर पड़ा। हालांकि वहां की घास काफी मोटी और कोमल थी, इसीलिए समय को कोई खास चोट नहीं आई। समय ने सिर उठाकर अवाक नजरों से कार्तिक को देखा, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, पहले की ही पोजीशन में, बिल्कुल शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक हल्का झुका। उसने समय का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। समय की फटी हुई आंखें एक पल के लिए भी कार्तिक के ऊपर से नहीं हटी थी। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कोई इंसान उसके 10 मीटर लंबे ड्रैगन को नन्ही चिड़िया जैसे कैसे फेंक सकता था। कार्तिक ने आराम से समय का बिखरा हुआ कॉलर ठीक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दी है। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Chapter 88 द रियूनियन। अब आगे। समय ने सिर उठाकर अवाक नजरों से कार्तिक को देखा, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, पहले की ही पोजीशन में, बिल्कुल शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आगे। कार्तिक हल्का झुका। उसने समय का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। समय की फटी हुई आंखें एक पल के लिए भी कार्तिक के ऊपर से नहीं हटी थी। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कोई इंसान उसके 10 मीटर लंबे ड्रैगन को नन्ही चिड़िया जैसे कैसे फेंक सकता था। कार्तिक ने आराम से समय का बिखरा हुआ कॉलर ठीक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दी है। कार्तिक की आवाज सुनकर समय अपने होश में वापस आया और उसका सर अपने आप ही हाँ में हिलने लगा, मानो कार्तिक की बातों का मतलब उसे समझ आ गया हो। कार्तिक ने एक नजर रिवन पर डाली, जो एक कोने में दुबका हुआ था और सहमी हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। कार्तिक ने पैलेस के अंदर जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। कार्तिक की बात सुनते ही समय चुपचाप उसे फॉलो करने लगा। अब कार्तिक को लेकर उसका परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका था। कहीं ना कहीं उसे कार्तिक से डर भी लगने लगा था। मेंशन के अंदर जाने से पहले समय ने पलटकर अपने पालतू ड्रैगन को देखा, जो नन्ही चिड़िया की तरह खुद में सिमट कर बैठा हुआ था। उसकी वो पीली धारीदार आंखें, जो किसी भी इंसान की अंतरात्मा को कंपा सकती थी, उसमें इस वक्त एक अनकहा सा डर नजर आ रहा था। समय ने आह भरते हुए पलटकर कार्तिक को देखा, जो अपना दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले आराम से उसके आगे चल रहा था। उसे देखकर कोई उसके असल व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगा सकता था। लिविंग एरिया में आते ही समय की नजर वहां खड़े 3 अनजान चेहरों पर गई, जो कि लिहुआ, टीना और टीना के पिता यानी रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल थे। कार्तिक को देखते ही उन तीनों से सिर झुकाकर कार्तिक को ग्रीट किया, मगर कार्तिक ने जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। कार्तिक काउच बैठ गया, फिर उसने समय की तरफ देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए वहां खड़ा था। कार्तिक ने अपने बगल में काउच पर हाथ थपथपाते हुए कहा, फिलहाल बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
तुम्हारे कई सवालों के जवाब तुम्हें उसी से मिल जाएगा और जो बाकी रह जाएगा वो तुम्हें 2 दिन बाद मिल जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर समय बगैर कुछ कहे कार्तिक के बगल में जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। समय ने टेढ़ी नजरों से कार्तिक को देखा, जो अब ली हुआ का लाया हुआ डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था। समय जितना कार्तिक की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था, उसका शक उतना ही गहराता जा रहा था। उसके बगल में बैठा आदमी रॉकवेव का चेयरमैन था। उसने जितना इस आदमी के ताकत के बारे में सुना था, यह आदमी उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। लाख सोचने के बावजूद समय को कोई ऐसा वजह नहीं सूझ रहा था जो इस भयानक आदमी को उससे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सके। कार्तिक को देखते हुए अचानक समय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। समय ने सिर उठाकर देखा तो पाया ली हुआ कभी उसे देख रही है और कभी कार्तिक को। ली हुआ की नजर समय से मिली तो वह हल्का मुस्कुरा दी, मगर समय ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसका हैंडसम चेहरा कोल्ड हो चुका था। समय ने तुरंत ही ली हुआ से अपनी नजरें फेर ली, मानो ली हुआ का उसकी नजरों में कोई वजूद ही ना हो। ली हुआ थोड़ी एम्बारेस हुई, मगर फिर भी उसने अपना प्रोफेशनल और कंपोज्ड एटीट्यूड बरकरार रखा। कार्तिक ने डॉक्यूमेंट के एंड में साइन किया, फिर उसने डॉक्यूमेंट टी टेबल पर रखते हुए कहा, मिस ली हुआ, यू मे लीव नाउ। ली हुआ ने टी टेबल से डॉक्यूमेंट उठाया, मगर वह वहां से गई नहीं। कार्तिक ने बिना इमोशन के पूछा, क्या कुछ और बाकी रह गया है? जवाब देने से पहले ली हुआ ने गंभीर भाव के साथ फाइल से एक पेपर निकाला जो लेटर जैसा दिख रहा था। ली हुआ ने लेटर कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चेयरमैन, कल जब मैं अपने घर पर थी तब किसी ने विंडो के जरिए ये लेटर मेरे कमरे में फेंका था। मुझे लगता है आपको यह एक बार देखना चाहिए। कार्तिक ने उस लेटर को देखा, मगर उसने लेटर लिया नहीं। कार्तिक ने एक नजर टीना को देखा तो उसने तुरंत ली हुआ के हाथ से लेटर ले लिया और उसे पढ़ने लगी। पूरा लेटर पढ़ने के बाद टीना के चेहरे पर अजीब भाव उमड़ आए। उसने ली हुआ की तरफ अजीब नजरों से देखा, जो बेहद ही गंभीर नजर आ रही थी। प्रिंसिपल ने पूछा, टीना, क्या लिखा है इस लेटर में? तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतने अजीब क्यों हो गए हैं? अपने पिता के पूछने पर टीना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेटर में लिखा हुआ है, लेट्स कोलैब, तुम्हें चेयरमैन चाहिए और मुझे बेला रिचर्ड। मुझे बेला रिचर्ड को हासिल करने में मदद करो। मैं तुम्हें चेयरमैन को पाने में मदद करूंगा। टीना की पूरी बात सुनने के बाद भी कार्तिक के भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि समय की नीली आंखें बुरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। समय ने ली हुआ को ऊपर से नीचे तक कोल्डली घूरा और कहा, तुम मेरे डैड को मेरी मॉम से छीनना चाहती हो? दोबारा इस बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। समय चुप होने के बाद पूरे लिविंग एरिया में सन्नाटा पसर गया। सबकी हैरान नजरें समय पर टिकी हुई थी, यहाँ तक कि कार्तिक भी समय को देख रहा था। उसे समय की तरफ से ऐसे किसी कमेंट की उम्मीद नहीं थी। अचानक सबकी नजरें खुद पर महसूस समय थोड़ा असहज हो गया। उसे खुद अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले अजीब तरह के इमोशंस उसके ऊपर हावी हो गए थे और उसकी जुबान उसके कंट्रोल से बाहर चली गई थी। समय ने गर्दन खुजाते हुए सिर झुका लिया। बाकियों से उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर कार्तिक की नजरें उसे काफी हैवी और स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही थी। समय कार्तिक की नजरों को अवॉइड करना चाहता था। कार्तिक ने समय को देखते हुए कहा, तब तक मेरे सामने मत आना, जब तक तुम उस इंसान को ढूंढ ना लो जिसने तुम्हें ये लेटर दिया है। कार्तिक की बात सुनकर ली हुआ ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो वहां से चली गई। प्रिंसिपल ने पूछा, चेयरमैन, क्या आप इनके बारे में ही बात कर रहे थे? इनके से प्रिंसिपल का इशारा समय की तरफ था। कार्तिक ने जवाब में कहा, हम ठीक है, मैं सारी अरेंजमेंट्स देख लूंगा। स्कूल के नई ब्रांच की इनॉग्रेशन जल्दी ही होने वाली है, उसके बाद आप इन्हें वहां भेज सकते हैं। प्रिंसिपल सर की इस बात पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसने टीना की तरफ देखा, जो अब नॉर्मल हो चुकी थी। कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, मिस टीना, मैं चाहता हूं तुम उन सभी जगहों पर जाकर पर्सनली क्रॉस चेक करो जहां जहां समीरा रहा करती थी। जवाब में टीना ने थोड़ा रुक कर कहा, ओके चेयरमैन। सबके जाने के बाद कार्तिक ने समय की तरफ देखा, जो अब तक सिर झुकाए हुए बैठा था। कार्तिक ने अपना फोन निकाला, फिर उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया।
अगले ही पल समय के कानों में दो जानी पहचानी आवाज गई। आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना कार्तिक? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं ये सब इंटेंशनली कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ साम्राज्य का हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए, ठीक उसी तरह जैसे आप और आपके सम्राट ने मेरे बेटे को मुझे और मेरी वाइफी से दूर किया था। कार्तिक, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, मगर जिन हालातों में समय का जन्म हुआ था उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बेला उस वक्त नींद में थी। उसे कब? मैं जानता हूँ मेरी वाइफी उस वक्त होश में नहीं थी, मगर आप लोगों को ये तो पता था वो मेरी वाइफ है। अगर आप सब इतने ही सच्चे और अच्छे होते तो आप सब समय को मेरे पास ला सकते थे, मुझे मेरी वाइफी के बारे में बता सकते थे, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक अफवाह की वजह से आप लोगों ने मेरी वाइफी और बेटे को मुझसे दूर रखा। अब आप सबको इसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समय स्तब्ध रह गया। ये रिकॉर्डिंग आज सुबह की थी, जब दादी माँ के मेंशन आई थी और कार्तिक से उनकी बात हुई थी। समय फोन से आ रहे दोनों आवाजों को पहचानता था, मगर उसके लिए उन शब्दों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था जो फोन से आ रही थी। समय ने धीमे स्वर में पूछा, यह नकली है ना? जवाब में कार्तिक ने काउच से पीठ टिकाते हुए कहा, 2 दिन बाद तुम्हारी मॉम का बर्थडे है दादी, आई मीन तुम्हारी गुरु माँ भी उस दिन यहाँ आएंगी। तुम उनसे अपने सभी सवाल पूछ सकते हो, मगर फिलहाल तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की इजाजत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर समय ने कुछ मिनट की खामोशी के बाद अचानक पूछा, आपने साम्राज्य के साथ क्या किया है? वही जो वो लोग डिजर्व करते हैं, कार्तिक ने बिना इमोशन के जवाब में कहा। पेरिस, फ्रांस, गैलेक्सी मैंशन। रात का वक्त चुका था। बाहर चारों तरफ अब भी स्लो स्नोफॉल हो रही थी। बेला फ्रेश होने के बाद कॉकटेल लाउंज में आए, जहां पहले से ही बिन, सैम, निखिल, चार्ली और उसकी वाइफ राइमा बैठी हुई थी। बेला ने 1 सीटर काउच पर बैठते हुए चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। एक कोने में बन फायर जल रही थी और कॉफी टेबल पर स्टील बकेट में आइस क्यूब के साथ 3 रेड वाइन की बोतल रखी हुई थी, जो बेला की फेवरेट थी। बेला ने एक वाइन का बोतल उठाते हुए कहा, स्क्रीमिंग ईगल, लुकिंग डिलिशियस, पर यह मेरी कलेक्शन से तो नहीं है। बेला की बात सुनकर बिन ने कहा, हाँ, वो आपकी कलेक्शन से नहीं है, उसे मैं लेकर आया हूँ। मेरी कलेक्शन का सबसे बेहतरीन रेड वाइन है, ये आपको पसंद है, इसीलिए ले आया एज गिफ्ट। बिन की बात पर बेला ने मुस्कुराकर बोतल ओपन करते हुए कहा, वेरी गुड, ऐसे गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। नाउ लेट मी टेस्ट इट। बेला की बात में सहमति जताते हुए सैम बोला, हाँ, जल्दी खोलो इसे, मुझे भी यह वाइन टेस्ट करना है। मैंने बिन ब्रो से कितनी बार इस वाइन को भीख में मांगा, मगर उन्होंने मुझे इसे टच तक नहीं करने दिया। टेस्ट करने देना तो बहुत दूर की बात है। जवाब में बिन ने सैम को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये वाइन नहीं दिया क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम कामचोर हो। तुमने वक्त रहते फैमिली को अपने कंट्रोल में नहीं किया, जिसकी वजह से वो विलियम ब्रिटेन का किंग बन गया। मैं तुम्हारे जैसे यूजलेस इंसान को अपनी प्रीशियस वाइन क्यों दूं? यूजलेस? सच में बिन ब्रो, दुनिया मुझे गॉड ऑफ सॉकर कहती है। 45 की एज में भी दुनिया की अनगिनत फुटबॉल क्लब चाहती है मैं उन्हें ज्वाइन कर लूं, और आप मुझे यूजलेस कहने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मेरे फैंस को आपके इस कमेंट के बारे में पता चल गया ना, तो वो सब आपकी हत्या कर देंगे। हत्या? वो भी मेरी? क्या तुम भूल गए सैम, मैं कौन हूँ? आई एम द किंग ऑफ दुबई। मेरे नाखून की वैल्यूएशन भी एक सॉकर प्लेयर से ज्यादा है। हाँ, अगर तुम द ग्रेट ब्रिटेन के किंग होते तो तुम्हारी बात अलग होती, मगर तुम किंग नहीं हो। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे उन सभी फैंस को सूली पर लटका दिया जाएगा जो मेरी तरफ आंख उठाने की जरूरत करेगा, समझे? सैम और बिन लगातार एक दूसरे पर अपनी स्टेट्स और इन्फ्लुएंस का ध्वंस जमा रहे थे, और बेला रेड वाइन का सिप लेते हुए मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। आज पूरे 14 साल बाद उनका रियूनियन हुआ था। अचानक एक सर्वेंट वहां आया और उसने सिर झुका कर कहा, बॉस, स्टीवन विंटर्स आए हैं। उसके साथ में सकीरा और मिस्टर रॉय भी है। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। सर्वेंट की बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और सबकी नजरें बेला पर जाकर टिक गई, जो अब भी बेहद ही शांत दिख रही थी। बेला ने आराम से वाइन ग्लास गोल गोल घुमाते हुए कहा, जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।